तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। क्या बोला था हमने कि अगर एक चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालना है तो हमने क्या किया, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा। हियर दिस क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। देखा कि इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स लगा divided by that test charge will give you the value of electric field at that point because of this charge। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी। पॉइंट चार्ज से हमने जब कैलकुलेट किया तो हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। फोर्स की वैल्यू में जब क्यू नॉट डिवाइड किया तो हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे, पॉइंट चार्ज कौन है, कैपिटल क्यू, उससे आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। इस क्वेश्चन को हम लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले ही जो प्रॉपर्टी है वो ये कि एक जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। दूसरी बात, नेगेटिव अगर एक चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स द चार्ज। अब ये क्यों भैया, सीधी सीधी सी बात है। हमने टेस्ट चार्ज क्या लिया था, एक पॉजिटिव चार्ज हमने टेस्ट चार्ज लिया था, क्यू नॉट या 1 कूलम प्लस 1 कूलम एक चार्ज यहाँ रखा। अगर प्लस 1 कूलम चार्ज यहाँ रखोगे आप तो भैया ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फोर्स किधर लगेगा, अवे, अवे फोर्स लग रहा है, इसलिए फील्ड की डायरेक्शन भी उसी तरफ है। अब यहाँ पे आप अगर एक प्लस 1 कूलम चार्ज रखते हो तो क्या होगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव इस डायरेक्शन में। तो इस बार फील्ड कैसी होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये बातें स्टैंडर्ड हैं, ये आपको हमेशा याद रखनी है कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं और पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। ये वही पॉइंट है जो अभी हमने बात करी थी, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, या इसको हमने लिखा था ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, और सब वेक्टर फॉर्म में चलेंगे यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज। क्या कह रहा है ये कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे ई है मान लीजिए, तो इस ई फील्ड में इस क्यू नॉट चार्ज को रखने की वजह से जो फोर्स आएगा उसे लिखा जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। अब ये क्वेश्चन आपके सामने कैसे आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा फील्ड दे देंगे, आपको बोल दिया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, बताइए इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो आप बोलेंगे दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, और ये लगेगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये सेम डायरेक्शन में रहेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो बिल्कुल ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक प्रोटॉन रखा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो सेम डायरेक्शन में लगेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और यही हमारा बेस बनेगा जब हम आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं। तो हम बात करेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। अपोजिट क्यों है ये बात यहाँ से हमें समझ में आनी चाहिए अब, क्योंकि एफ इक्वल टू क्यू ई है, होगा उस तरफ फोर्स लगेगा अगर ये पॉजिटिव है, बट अगर ये नेगेटिव हो गया तो एक माइनस साइन का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट हो जाना। तो ये सारी बातें अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है एफ इक्वल टू क्यू, कई बार कई जगह हम इसको यूज करने वाले हैं। ये आगे चल के एक क्वेश्चन भी करेंगे हम जिसमें इस पोर्शन को मैकेनिक्स के साथ जोड़ लिया, कैसे जोड़ा वो क्वेश्चन अपन समझेंगे। तो ये दो बातें ध्यान, एक तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स। दूसरी बात एफ इक्वल टू क्यू ई, तो चार्ज अगर पॉजिटिव तो फोर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर नेगेटिव तो फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तीसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला वो सिर्फ उस चार्ज क्यू पे डिपेंड कर रहा है जिसकी वजह से फील्ड देख रहे हैं। वहां जो टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट उस पर ये डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने बोला था एक पॉइंट चार्ज की वजह से, तो अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे आपने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज मतलब एक कोई भी
आप मान सकते हैं कि टेस्ट चार्ज को इसलिए नाम दिया क्योंकि उस पे अपन फोर्स देख के फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो उस पे अपन टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम है टेस्ट। तो ये हो गया एफ, इस पे लगने वाला फोर्स। हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है एफ बाई क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज है वो। तो ये वैल्यू आती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये वैल्यू आती है। तो आप देखो फील्ड जो आया ना वो सिर्फ क्यू पे डिपेंड किया था, क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं किया। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज, जिसकी वजह से आप फील्ड देखना चाह रहे हो। जो चार्ज वहां रखा हुआ है उस पॉइंट पे, उसकी वजह से फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब एक और अगर बात देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे फोर्स है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर हमने पढ़ा था बचपन में, मतलब आपने 11th जब शुरू की तो आपने पढ़ा था कि वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसा, है ना। जहां पे आपने बोला था कि ये टेल है, ये हेड है, और इसकी जो लेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है इसके मैग्नीट्यूड के। क्या आप जितना इसका लेंथ बनाएंगे मतलब उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है। क्लियर है बात। तो ये बातें हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसे, कि एक पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसकी वजह से पहली बात फील्ड हमेशा अवे होना चाहिए। तो आप कोई भी पॉइंट देख लो, हर पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन अवे है, इस चार्ज से दूर जाती हुई है, पहली बात। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से तो वेक्टर्स की जो लेंथ है ना वो अलग अलग बता रखी है। और ध्यान से देखें तो क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल पास है, पी क्यू और आर तीन पॉइंट को अपन कंपेयर करें तो पी पॉइंट क्लोजेस्ट है। अगर क्लोजेस्ट है तो हमने अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर जितना कम फील्ड उतना ज्यादा। आर इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज एंड द पॉइंट। तो ये अगर आर है और ये कम है तो फील्ड ज्यादा होगा, फील्ड ज्यादा होगा तो इस वेक्टर को हमने सबसे ज्यादा लेंथ में बनाया। ये लेंथ इज मोर देन दिस और दिस लेंथ। ठीक है, ऐसे ही अगर ये आर पॉइंट देखें तो ये इससे थोड़ा ज्यादा दूर है। ज्यादा दूर है मतलब यहाँ पे फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आप वेक्टर की लेंथ देख सकते हैं वो और कम हो गई। और ये क्यू पॉइंट सबसे ज्यादा दूर है, यहाँ पे आर बढ़ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुका है, इसका मतलब ये लेंथ हमने बहुत छोटी सी बनाई है। तो वेक्टर की साइज क्या बताती है, उसका मैग्नीट्यूड, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होने वाला है। सिमिलरली आप देखो नेगेटिव चार्ज के लिए भी तीन पॉइंट्स ले रखे हैं, पी क्यू आर पॉइंट्स हैं। इस बार वेक्टर की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव के लिए फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। तो टुवर्ड्स द चार्ज सारे डायरेक्शन है देखिए आप। और फिर से वही बात, जो ज्यादा पास में है उसके लिए फील्ड ज्यादा, उसकी लेंथ ज्यादा। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ऐसे ही और अगर पॉइंट्स देखें तो हमने बोला था कि के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ये किस वजह से आया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए था। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, कोई और सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, मतलब तो या तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, या जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एक रॉड रखी हुई है, उस रॉड पे अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। तो इसकी वजह से अगर मैं कोई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो वो कितना होगा, वो सारी कैलकुलेशन अपने को इंटीग्रेशन मेथड से करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे है कि फाइनाइट, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए है। जब भी हम इससे बड़े या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए जाएंगे तो हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। और हालांकि कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जैसे स्फीयर हो गया, एक रॉड हो गई, एक शीट हो गई या प्लेन हो गया, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड में तो अपन फॉर्मूला सीधा याद रखेंगे, अभी डिराइव करेंगे अपन आज ही नहीं तो कल के लेक्चर्स में, और फिर उनको सीधा सीधा याद रखेंगे, वो डायरेक्ट यूज होंगे अपने लिए। ओके, अब फील्ड्स भी दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप के बोला जा सकते हैं, एक यूनिफॉर्म जिसको कांस्टेंट कह सकते हो, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। अब इसकी डेफिनेशन कैसे दें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की, तो देखो ध्यान से, किसी भी वेक्टर में दो चीजें काम आती हैं। कोई भी वेक्टर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। ये तो हम जानते ही हैं, बचपन की बातें। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बन गया वेक्टर। इन दोनों में से कोई एक भी अगर चेंज हो गया ना तो वेक्टर चेंज हो गया। ये बात हम जानते हैं कि वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है और इस वेक्टर को सेम लेंथ का अगर मैं इस डायरेक्शन में बना दूं, दोनों के लेंथ सेम है बट दोनों वेक्टर्स अलग अलग है।
क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। या फिर मैं अगर एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर्स बनाऊं, ये दो वेक्टर भी अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो हम जानते हैं कि दोनों चीजें सेम जब होंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तभी वो वेक्टर सेम रह पाएगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक पूरे रीजन में, मान लीजिए इस पूरे स्पेस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का है, तो हम बोलेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चाहे ऐसा होता या ऐसा ना होके हर जगह ऐसा होता, हर जगह ऐसा अगर होता तो भी किसी भी डायरेक्शन में किसी भी लेंथ का, लेकिन सब जगह अगर सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इसका, तो ये एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे देखिए सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं और एक ही जैसे मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब ये जो फील्ड है ये कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके जस्ट पास वाला डायग्राम देखो, इसको नॉन यूनिफॉर्म बोला गया है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला अगर मैं सेगमेंट देखूं तो यहाँ मैग्नीट्यूड कम हो गया, और मैग्नीट्यूड कम हो गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था वो यहाँ पे कम हो चुका है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल है। तो दिखते लगभग सेम है, ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। तो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये अगर देखें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, देखो सॉरी मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ पे छोटे हो गए वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो गए। एंड दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो ऐसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बहुत आसान सी बात है, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए या दोनों कांस्टेंट रहें तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, सॉरी बार बार मैग्नेटिक बोल रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई भी एक चेंज हो जाए मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें? यस और नो, फास्ट एक बार। सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है? यस ठीक है ठीक है ठीक है। तो बस अब आसान से क्वेश्चन है एक दो अपने पास, क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। पूछा है आपसे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, इन दोनों पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको रखा हुआ है +1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज। तो बहुत आसान सी बात हो गई, कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं डायरेक्शंस देख लेता हूँ, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो होगी ऐसी, दिस शुड बी ई पी। और ऐसे क्यू पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी, ई क्यू। ये दोनों डायरेक्शन हो जाएंगी। बात बची मैग्नीट्यूड की, ये दिख रहा है एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज तो आसानी से लिखा जा सकता है, तो पी पे लिखूंगा के क्यू बाय आर पी स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस ऑफ पी। तो कितना हो जाएगा, के क्यू आपको दे रखा है 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ कूलम बाय आर। पी के डिस्टेंस यहाँ से 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, और के जानते हैं 9 इंटू 10⁹ होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9/4 इंटू 10⁻3, जिसको आप लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10⁻3, और इसकी ये यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। कहाँ से आई ये, F इक्वल टू क्यू ई पढ़ा था, यहाँ से अगर मुझे E लिखना है तो मैं लिखूंगा F/Q, यानी न्यूटन पर कूलम। तो ये इसकी हो गई यूनिट। क्लियर है बात? ऐसे आप अगर जब बात करेंगे EQ की, तो EQ पे यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, वो भी आसानी से हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9/16, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई गेस ये तो आप कर लेंगे, इसमें कोई खास बात है नहीं। किसी को कोई दिक्कत है, हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे अगर एक माइनस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको दे रखा है, तो इस बार डायरेक्शंस कैसी हो जाएंगे, टुवर्ड्स द चार्ज। तो इस बार डायरेक्शन आपके होंगे ऐसी, ई पी यहाँ पे और ई क्यू यहाँ पे, ऐसा। और फिर से वही बातें हैं, आप ई क्यू अगर इस बार लिखेंगे तो लिखेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, के क्यू बाय आर ऑफ क्यू स्क्वायर, ऐसा। तो मैं लिखूंगा
K is 9 into 10⁻⁹ into Q यहाँ पे आपको दे रखा है -2 कूलम। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो 2 into 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। और Q की डायरेक्शन बता रखी है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज अब नहीं करूंगा। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। इसी तरीके से आप P के लिए भी अपना आंसर बता सकते हैं। ओके, चलिए, अब ये बात तो हो गई एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो अब अगर मल्टीपल पॉइंट्स रखे हुए हैं, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, उन सब की वजह से किसी एक पॉइंट पे निकालना है, तो ये बिल्कुल सेम है जैसा आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? फोर्स, जब आपने सम किए थे उस प्रिंसिपल को क्या बोला था? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था ना, नाम मिस हो जाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था, उसमें क्या बोला था आपने कि नेट फोर्स अगर आपको निकालना है किसी चार्ज पे, तो आप क्या करेंगे? हर एक की वजह से उस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम करेंगे। सिमिलरली अगर आपको किसी एक पॉइंट पे नेट फील्ड निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 3 चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3, तो इससे पॉइंट P पे आपको नेट फील्ड निकालना है, तो आप क्या करेंगे? हर एक की वजह से जो फील्ड आया है उन सबका वेक्टर सम कर लेंगे, तो आपको टोटल फील्ड मिल जाएगा। जैसे 1 पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं, तो सबकी वजह से दूर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, 2 की वजह से इस तरफ होगा और 3 की वजह से इस तरफ होगा। ये आपने तीनों लिख लिए, तीनों को वेक्टर सम कर लिया, उससे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही बात अपने को यहाँ करनी है। यहाँ फॉर्मूला में भी यही बात बता रखी है, देखिए ध्यान से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर 1 की वजह से लिखना है तो 1 की वजह से लिखूंगा KQ/R1P का स्क्वायर, R1P K, R1P कैप। कैप मतलब डायरेक्शन वाली बात हो जाती है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। K सब जगह से कॉमन ले लिया, K बाहर है, तो बचा Q/R² R कैप। ये सब के लिए Q/R² R कैप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आसान सी बात है, ये जब क्वेश्चन अपन करेंगे तो इसको अपन यूज कर सकते हैं। तो बात ध्यान क्या रखनी है, सीधा सीधा अलजेब्रिक सम नहीं करना है, वेक्टर सम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बस ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहे हैं। कंसिडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और 2 चार्जेस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो भी सेम है, और ये स्क्वायर है तो ये भी 2 mm हो जाएगा और ये भी 2 mm हो जाएगा। तो पूछा गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। चलिए करिए, कैसे करेंगे जल्दी बताएंगे, क्या क्या डायरेक्शन बनाऊं मैं? 1 की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं ए पे, इसकी वजह से, तो कैसा आना चाहिए? ऐसा ऊपर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, अगर 2 की वजह से देखूं तो ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस डायरेक्शन में आना चाहिए, हमेशा अवे, रेडियली अवे। ठीक है, ऐसा इसमें आएगा। तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स आपके बन जाएंगे। इस तरफ मैं बोल सकता हूँ E2 मतलब चार्ज 2 की वजह से, और इस तरफ मैं बोल सकता हूँ E1। ये हो जाएंगे। और देखो, अब अपने को क्वेश्चन थोड़ा छोटे में सॉल्व करना आना चाहिए हमेशा। तो सिमेट्री देखो, सिमेट्री क्या है? 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम, 2 mm 2 mm, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आने वाले हैं, तो मैग्नीट्यूड सेम कर देते हैं। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू KQ/R²। K 9 into 10⁻⁹, Q आपको दे रखा है 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁶, R दे रखा है 2 mm 2 into 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो यार है 9/4, ऊपर आया 3, इधर से आया -6, ऊपर जाएगा 3, तो 9/4 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम, ये आपके पास बन रहा है यहाँ से। ठीक है, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशन में? नो सर। नो ठीक सर। है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, अपना आंसर ऐसा लिख दूं क्या? ई नेट जो आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स ई, ऐसा लिख लूं क्या? ये लिखना सही होगा क्या? √2e। कैसे आया √2e? वेक्टर उन दोनों का। वेक्टर एडिशन।
यस यस यस, तो ये करना गलत हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम नहीं करना है, वेक्टर सम करना है। सो ई नेट विल बी इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और हम जानते हैं कि जब 90 पे दो वेक्टर्स होते हैं, अगर A वेक्टर और B वेक्टर दोनों 90 पे हैं, तो हम इनका जो रिजल्टेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और क्योंकि दोनों सेम है तो इसे लिखा जा सकता है रूट 2 टाइम्स E या रूट 2 टाइम्स 2.25 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। तो ये तो आ गया आपका E नेट एट पॉइंट ए। ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। If an electron is placed at point A, what is the acceleration experienced by this electron? मास दे रखा है और चार्ज दे रखा है, तो कैसे करें। यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, पूछा इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बताइए, क्या करना चाहिए। सर F इज इक्वल्स टू QE से। बिल्कुल ठीक बात है, F इक्वल टू QE। अब अपने को ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो दोनों वेक्टर्स है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, वो आएगा इस डायरेक्शन में। तो जो नेट फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और वो आपने उठा के यहाँ पे रख दिया एक इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं जो इस पे फोर्स बनाऊंगा वो फोर्स बनाऊंगा इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इन दिस डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट टू द फील्ड। और फोर्स कैसे निकाला जाएगा, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन एज Q into E at point A। तो Q अपने को पता है 1.6 into 10⁻⁹, E at A √2 into 2.25 into 10⁻⁹, ये आपका आ गया फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। और एक्सेलरेशन निकालना है, वो तो आसान सी बात है, फोर्स बाय मास। फोर्स ये रहा, पूरा निकाल रखा है, मास दे रखा है आपको, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार अगर फील्ड आ गया तब तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। फोर्स निकालने के लिए फील्ड इनटू चार्ज, और एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, दोनों चीजें यहाँ से अपन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन में जो फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो खास बात यही आती है कि आप अगर फील्ड निकाल पाए तो सारी चीजें आसानी से चलती हो, आराम से हो जाती हैं आगे। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट चार्जेस दे रखे होते हैं, ध्यान रखना है वेक्टर सम का, बस वेक्टर सम करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सीधा सा हिसाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। A block of mass m carrying a positive charge Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, is placed on an insulated frictionless inclined plane। इंसुलेटेड का मतलब होता है कि इस इंक्लाइन प्लेन पे कोई चार्ज नहीं है और इसमें कोई चार्ज ट्रांसफर भी नहीं होगा। ठीक है, इंसुलेटेड है ये, तो यहाँ पे कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब ये जो Q चार्ज इस M पे है वो उसी पे रहेगा, कहीं जा नहीं रहा। फ्रिक्शनलेस है तो मतलब यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। A uniform electric field E is applied parallel to the inclined surface, जैसा कि यहाँ बता रखा है, इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E आपने लगा रखा है। Such that the block is at rest, ये रेस्ट पे है। Calculate the magnitude of electric field E, ये आपसे पूछा गया। अगर ब्लॉक इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रेस्ट पे है तो कब हो सकता है, जब इसके ऊपर की तरफ एक कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो। क्यों ऐसा, क्योंकि इस पे नीचे की तरफ हमेशा mg sin थीटा लगता रहेगा। ये बात हम जानते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे 11th में किए हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, आप चाहें तो एक बार। क्या करते थे हम, इधर mg लगता था, इस तरफ mg cos थीटा लगता था इसके कंपोनेंट, और इस तरफ mg sin थीटा लगता था इसका कंपोनेंट। इधर लगता था इसका नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इसको रेस्ट पे रखेगा। अब इस डायरेक्शन से तो अपने को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर इसका कोई मोशन हो नहीं सकता। जो भी मोशन होगा वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन में ये दो आपके पास फोर्सेस हैं, इन दोनों को बराबर होना चाहिए क्योंकि वो रेस्ट पे है। तो एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। अब देखो ये मैकेनिक्स में डाल दिया इस क्वेश्चन को आपको।
तो कोई भी फोर्स किसी भी टाइप का हो, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, अगर मैग्नेटिक पढ़ेंगे, ये सारे मिलके मैकेनिक्स के साथ क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स में फोर्स चाहिए, वो चाहे किसी भी वजह से लग रहा हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन बना, अब क्योंकि हम जानते हैं इस पे चार्ज कितना है Q, फील्ड आपने लगा रखा है E, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, अगर इधर है तो इधर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रखा है, तो आराम से लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय Q into E which is equal to mg sin थीटा। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, E आपसे पूछा गया है mg sin थीटा by Q, दिस इज योर आंसर। एक लाइन का ये क्वेश्चन है, बस आपको फोर्स बैलेंस करना है दोनों तरफ, आप अपना आंसर आराम से बता पाएंगे। यस और नो, क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। आप चाहें तो इधर ये वेक्टर डायग्राम भी देख सकते हैं, यही इसमें बता रखा है, यहाँ पे ये सारे वेक्टर डायग्राम्स इसमें दे रखे हैं। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं अपन अपना आज का बढ़िया वाला टॉपिक, और टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी में मैं आपका वो वाला क्वेश्चन भी ले लूंगा जो मैंने आपको कल करने को दिया था। तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड क्या लिखा जाता है, KQ/R²। ये अगर पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ पे मुझे फील्ड निकालना है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, KQ/R²। फिर मैंने ये भी देख लिया कि अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और किसी एक पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उन सारे का वेक्टर सम कर लूंगा। ठीक है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम कर लूंगा, तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। पर ये सब कब था, जब पॉइंट चार्जेस रखे हुए थे। अब मेरे पास चीजें आती है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका पहला मतलब तो ये हो गया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे आपने पूरे पे चार्ज बिछा दिया। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ अपना, इसमें अपन ऐसे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लेके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जो लेता हूँ वो ले रहा हूँ रॉड। ठीक है, इससे आपका वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब एक रॉड के केस में अगर ऐसी एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, इस केस में आपको बोला गया कि इस पूरी रॉड पे एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसकी लेंथ L है और टोटल चार्ज उस पे है वो Q है। तो यहाँ पे एक टर्म आती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसे कहते हैं लैम्डा, एंड दिस लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं इसे अपन, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, ये अपने को दे रखा है। अब आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन कि इसके एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट मतलब जो इसकी एक्सिस के अलोंग पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक पॉइंट है यहाँ पे D डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक किसकी डिस्टेंस दे रखी है आपको D, इस पे एक पॉइंट है P। पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट पॉइंट P कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, D डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहां से आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सियल पॉइंट, जो कि इसकी एक्सिस पे होगा उसे बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करें। हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला है एक पॉइंट चार्ज वाला, इसके अलावा हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं अभी तक। इस पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूला को ही मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फील्ड के लिए। तो क्या करना चाहिए, बड़ी आसान सी बात है, जो हमने पहले भी किया है। जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए, जब हमने सेंटर ऑफ मास देखे थे, तो हमने क्या किया था कि किसी भी एक डिस्टेंस पे जाके, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, और ये एलिमेंट इतना छोटा होगा जिसको मैं dx लेंथ का बोलूंगा, वो इतना छोटा होगा कि मैं इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर पाऊंगा। इतना छोटा सा एक एलिमेंट लूंगा कि एक पॉइंट की तरह कंसिडर किया जा सके। उस पॉइंट चार्ज की वजह से मैं
फील्ड लिख पाऊंगा और उस फील्ड को मैं इंटीग्रेट जब करूंगा तो मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। मैं फिर से एक बार ये डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। ऐसा सिचुएशन है, मैंने क्या किया, यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाके एक काम करते हैं, पर नेक्स्ट इधर से ना लेके उधर से लेते हैं जहां से अपने को फील्ड चाहिए। इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए ना, तो मैं यहां से एक डिस्टेंस x पे आता हूं और यहाँ पे एक dx लेंथ का एलिमेंट लेता हूं। ठीक है, और ये एलिमेंट बहुत छोटा है, ये छोटा इतना है कि मैं इसे एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकता हूँ। इतना ये छोटा एलिमेंट है पॉइंट चार्ज जैसा। अब इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि अगर मुझे इसका चार्ज पता है, ये पॉइंट चार्ज जो है इसको मैं लिखता हूँ डी क्यू, छोटा सा चार्ज डी क्यू। अगर इसे डी क्यू मुझे पता है तो मैं इसकी वजह से फील्ड लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा, पहली बात तो डी क्यू कितना होगा, तो हम जानते हैं कि अगर चार्ज डेंसिटी मुझे पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें अगर मैं लेंथ को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, चार्ज चाहिए कि कौन सी लेंथ का, dx लेंथ का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू dx, डेंसिटी इंटू लेंथ, मुझे मिल जाएगा चार्ज। डेंसिटी इज q बाई एल इंटू dx, ये आपको मिल गया dq। एक तो पॉइंट ये हो गया आपका, सबसे पहला काम क्या करना है, एलिमेंट लेना। दूसरा काम उस एलिमेंट का चार्ज लिखना। अब तीसरा काम, इस चार्ज की वजह से कितना फील्ड वहां पे है। तो फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, ये कितना आएगा, तो देखो ध्यान से, मैं इसको लिखूंगा डीई, छोटा फील्ड जो इस छोटे चार्ज की वजह से है। फॉर्मूला अपने को पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के चार्ज इस बार है डी क्यू, और डिस्टेंस, इस चार्ज की डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है, एक्स के बराबर। तो मैं डिस्टेंस कितना लिखूंगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। ये होगा इस छोटे से चार्ज का फील्ड। डी क्यू की वैल्यू अगर डालूं तो यहाँ लिख सकता हूँ के क्यू बाई एल dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू डाल दी मैंने dq की। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए इस पूरी रॉड की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड है वो। तो क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना चाहिए। सो E शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल DE इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के क्यू बाई एल dx बाई एक्स स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई, यस और नो जल्दी से एक बार। Yes. Yes, sir. सभी Yes, लोगों sir. को कोई डाउट है तो किसी को पूछ सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं लिमिट की, कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, लिमिट कहां से कहां तक लगानी है। तो इंटीग्रेशन में हमेशा देखना होता है कि वेरिएबल क्या है। dx, यहाँ x वेरिएबल है। x जब वेरिएबल है तो x कहां से कहां तक वेरी कर सकता है वो अपने को देखना है। हम फील्ड देखते हैं एक चार्ज की वजह से, चार्ज शुरू हो रहा है यहां से यहां तक, तो इसका मतलब x कम से कम इतना हो तो पहला चार्ज मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकता है तब पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा। तो x की जो लोअर वैल्यू होगी, लोअर लिमिट होगी, वो होगी इस लेंथ के बराबर, एंड दिस लेंथ इज गिवन इन द क्वेश्चन एज d। पर जो मैक्सिमम ये जा सकता है ना, वो यहां तक जा सकता है, और ये l प्लस डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिमिट्स लगेंगी वो लगेंगी d से l प्लस डी तक। क्या लिमिट क्लियर है आप लोगों को, जल्दी से एक बार। Yes, sir. चलिए, तो बस अब लिमिट लग गई, अब तो अपने को इसको इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन का बड़ा आसान सा तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है, 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट किया जा सकता है। करते हैं इसको सॉल्व, तो मिलेगा के क्यू बाई एल, ये तो आ गया कॉमन, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है, बेसिकली x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। यहाँ पे पावर है -2, क्योंकि 1/x स्क्वायर है, x की पावर -2 लिख सकता हूँ। n की जगह -2 डालूंगा तो मिलेगा x की पावर -1 बाय -1, और लिमिट इज d से l प्लस डी तक। इसको सॉल्व करते हैं तो k क्यूब बाय l
सर आप ऑडिबल नहीं है। हेलो सर। अभी क्लियर है आई गेस, अभी पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. यस, तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। कैलकुलेशन ही की है मैंने और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा बिकॉज ऑफ अ रॉड। तो हम देख पा रहे हैं कि एक रॉड की वजह से जो आया है ना अपना आंसर, वो पॉइंट से तो बहुत ही अलग आया है। ठीक है, तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है कि जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो इंटीग्रेशन मेथड अपने को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो कल वाला क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था कि एक रॉड है, पॉइंट साथ में रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, फील्ड पता चल गया F इक्वल टू क्यू इंटू ई, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बस मैं क्यू मल्टीप्लाई कर दूं, ये कल वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो चलिए आज का टाइम आई गेस सब खत्म हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, फिर पढ़ते रहिए। थैंक यू सर। हाँ, ओके बाय। Thank you, sir. यप।